नमस्कार दोस्तों। अपनी लीव रूल की जो सीरीज़ में पार्ट 4 के बाद अब पार्ट 5 लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए तो आगे देखते हैं रूल जहाँ तक हम पहुँचे हुए थे, और जिन दोस्तों को इससे पहले के रूल्स के बारे में जानकारी लेने वो मेरे पहले के बनाए हुए वीडियोस देख सकते हैं। तो हम ये स्वामी स्वामी कंपाइलेशन है FRSR पार्ट 3 लीव रूल का, ठीक है। और ये अपडेटेड है अक्टूबर 2017 तक, ठीक है। लेकिन मैं आपको लीव रूल में अभी जब तक मैं अपना ये वीडियो अपडेट कर रहा हूँ तब तक का अपडेट आपको सूचना इसमें दूंगा, ठीक है। तो हम पहुँचे थे हाफ पे लीव, जो हमने पढ़ी थी इससे पहले वाले वीडियोस में देख लिया था। लीव नॉट ड्यू भी देख लिया था, ठीक है। अब देखिए GID रह गई थी लीव नॉट ड्यू में, ठीक है। GID देख लीजिए, मेडिकल अथॉरिटीज़ फॉर रिकमेंडिंग लीव इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी, ठीक है। ये कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ आपका लेप्रोसी वगैरह का आप जांच करेंगे वो सब वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो लोग दे ही देंगे, जिसको वास्तव में ऐसी परेशानी होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी मैंने शायद पिछले वीडियो में बता दिया था। मेडिकल लीव नॉट नेसेसरी फॉर LND इन कंटिन्यूशन ऑफ मैटरनिटी लीव, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, हम अभी इसको मैटरनिटी लीव जब आप आगे रूल देखेंगे, देखिए रूल 43 है, सब रूल 4 है, उसमें देख लेंगे, ठीक है। LND में आपको मैंने बताया लीव नॉट ड्यू में वैसे तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है जनरली, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनमें विशेष कंडीशन लिखी रहती है। आपको स्वामी हैंडबुक में अधिकतर जगह प्रोवाइडेड एक वर्ड दिखाई देगा, उसका मतलब ही यही होता है कि किसी विशेष रूल में अगर किसी इसके बारे में कोई विशेष नहीं बताया गया है तो उसके अलावा उसका अर्थ ये होता है। 3 देखिए, LND कैन बी ग्रांटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट टू एन एडॉप्टिव मदर्स ऑल्सो, ये भी है, एक बच्चे को अडॉप्ट करने में इसमें भी मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। LND कैन बी ग्रांटेड एज चाइल्ड केयर लीव विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये भी है, इसमें भी मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऑडिटर जनरल डिसीजन है, लीव नॉट ड्यू कैन बी ग्रांटेड अंडर फंडामेंटल रूल 82C का सेकेंड, ठीक है। CF रूल 31 टू एन ऑफिसर हुज लीव अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस इन कंसिक्वेंस ऑफ ए ग्रांट ऑफ लीव नॉट ड्यू ऑन प्रीवियस ओकेजन। एक्चुअली क्या है, बात वहीं आती है बार बार कि लीव नॉट ड्यू का जो मेन आधार है वो है कि आप अगर आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि आप सेवा में वापस आएंगे तो वो आपको लीव नॉट ड्यू आपको ग्रांट कर सकता है। अगर मान लीजिए आपका डेबिट बैलेंस नेगेटिव में चल रहा है, आपने पहले से लीव नॉट ड्यू ग्रांट करवा रखी है और उसकी कटौती आपके हाफ पे लीव के लीव अकाउंट से हो रही है, तो मान लीजिए अभी आपके 20 हाफ पे लीव और रिकवर होनी है, लेकिन आप फिर से लीव नॉट ड्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको दी जा सकती है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं दी जा सकती, पहले अगर ले ली है तो सब डिपेंड करता है आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी पे, ठीक है। अब अगला है रूल 32 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जनरली ऐसा माना जाता है कि जब हमारे पास किसी भी प्रकार की छुट्टियां नहीं शेष रह जाती हैं तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मेडिकल और विदाउट मेडिकल दोनों आधार पे दी जा सकती है, और इस पर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, विदाउट सैलरी होती है ये, ठीक है। और जो मेडिकल का अगर ऑन मेडिकल आप इसको लेंगे तो वो जो पीरियड आपका होगा फाइनेंशियल, आपको जो भी चीज़ें फ़ायदे आपको मिलने वाले होंगे उसके लिए एलिजिबल होता है वो पीरियड। अगर आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के इस लीव को सेंक्शन करवाते हैं तो वो पीरियड आपके फाइनेंशियल जो भी आपको बेनिफिट मिलना है उसके लिए काउंट नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं आपको बोनस आपको मिलता है होगा, या अब तो पेंशन का सिस्टम पुराना वाला रहा नहीं, जो पुरानी पेंशन के लिए होता था उसमें भी ये काउंट नहीं होती थी अगर विदाउट मेडिकल लिया है तो। मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। 32 का 1 है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये है व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल, अगर आपके पास कोई छुट्टी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली यही वाली लीव आपको देनी पड़ेगी आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, अगर आप उसको सही लगता है तो, अगर आप प्रॉपर तरीके से छुट्टी पे हैं। और बी है व्हेन अदर लीव इज एडमिसिबल बट द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज इन राइटिंग फॉर द ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, और इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर
को आपके पास दूसरी छुट्टियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट जो आप हैं, उन्होंने इन रिटर्न खुद वो चाह रहे हैं कि मैं अपनी वाली छुट्टियां जो पे वाली हैं, अर्न लीव हैं या अर्जित अवकाश या अर्धवेतन अवकाश है, वो बचा करके रखूं। अभी फ़िलहाल मैं बिना तनख्वाह के भी रह सकता हूं, बिना वेतन के रह सकता हूं, तो वो इन रिटर्न देंगे कि मुझे इसी प्रकार की छुट्टी चाहिए, असाधारण छुट्टी। और इसका 32 का 2 देखिए, अनलेस द प्रेसिडेंट इन व्यू ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस अदरवाइज डिटरमाइन, नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट इन परमानेंट एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय शैल बी ग्रांटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ऑन एनी वन ओकेजन इन एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक है, अगर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है या क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है तो देखिए कुछ लिमिटेशन है उसके लिए। 2 का ए देखिए, 3 मंथ्स तक उसे मिल सकती है, ठीक है, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के। और बी देखिए 6 मंथ्स के लिए मिल सकती है, वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ कंप्लीटेड 1 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द लीव ऑफ द काइंड ड्यू। ठीक है, अगर 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस उसने कर ली है तो, including 3 months extraordinary leave under clause A, and his request for such leave is supported by a medical certificate as required by this rule। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, और ये इसमें पहले के 3 महीने भी इंक्लूड हैं, जो उसे 3 महीने दिए जा सकते हैं, उसके अलावा 3 महीने और दिए जा सकते हैं। डी तो सी डिलीटेड है। डी देखिए 18 मंथ्स where the government servant who has completed 1 year continuous service is undergoing treatment for। अब कुछ जो बड़ी बीमारियां हैं, जैसे माना जाता है कि उसमें छुट्टी की सख्त ज़रूरत रहेगी, उसके लिए 18 मंथ तक दी जा सकती है। आप देख सकते हैं, इसमें बुक में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी, कैंसर वगैरह वगैरह, और इनमें 18 मंथ है। और सबसे नीचे देखिए ई है 24 मंथ्स वेयर द लीव इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज सर्टिफाइड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। 24 महीनों के लिए, 2 साल के लिए, मतलब अगर आपकी स्टडी से कोई डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो या पब्लिक इंटरेस्ट में है, वो बेनिफिशरी अगर साबित हो सकती है तो तब आपको छुट्टी मिलेगी। और इंक्लूडिंग 3 मंथ्स है सब कुछ। और 3 का ये देखिए, वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इज ग्रांटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इन रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजंस contained in clause E of sub rule 2 shall be required to execute a bond in form 6 undertaking to refund to the government the actual amount of expenditure incurred by the government during such leave plus that incurred for by any other agency with interest thereon event of his not return। वही है, अगर आपको छुट्टी देती है और इस बीच में आपको अगर सैलरी भी मिलती है या आपको सैलरी नहीं भी मिलती है, तो आपके स्टडी ड्यूरिंग सच लीव प्लस दैट इंक्लूड बाय, ठीक है, अगर आप पे कोई किसी प्रकार का अगर खर्चा होता है इस लीव में, स्टडी में आपके, तो आपको ये बॉन्ड बनना पड़ेगा कि अगर आप वापस नहीं आते हैं ड्यूटी पे तो वो खर्चा आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर ए पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर रिटर्न टू ड्यूटी में रिटर्न के भी बाद 3 साल के भीतर। एक्चुअली कंडीशंस जो हैं ये टेम्परेरी स्टेटस जो होते हैं टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। जो भी एम्प्लॉयज़ प्रोबेशन कंप्लीट कर चुका होता है, 2 साल का हो जाता है, तो वो परमानेंट एम्प्लॉय का एक दर्जा मिल जाता है, तो उसके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए बस एक ही रूल लगता है जो आपने पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रकार की छुट्टी मैक्सिमम 5 years तक दी जा सकती है। ठीक है, तो उसी रूल में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भी आ जाती है कंटिन्यूस पीरियड में। 4th देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स में फॉर द पर्पज ऑफ अटेंडिंग द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्स एट द सेंटर नोटिफाइड द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बी ग्रांटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन रिलैक्सेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2। उनको भी रिलैक्सेशन है। आप समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, सीधा सा रूल है। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है SC/STs के लिए, कुछ बेनिफिशरी स्कीम्स चलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें पार्ट लेने के लिए भी छुट्टी दी जा सकती है। 5 स्पेल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इफ़ इंटरवेंडेड बाय एनी अदर काइंड ऑफ लीव शैल बी ट्रीटेड एज वन कंटिन्यूस स्पेल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव फॉर द पर्पज। ठीक है,
देखिए, अगर एक आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांट करवाई 1 मंथ की और उसी कंटिन्यूशन में आपने 1 महीने की ईएलबी ग्रांट करवाई, फिर उसी कंटिन्यूशन में आप फिर से 1 मंथ की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव अगर ग्रांट करवा रहे हैं तो उसे कंटिन्यूस एक स्पेल माना जाएगा 2 मंथ का, ठीक है। तो ये रूल यही कह रहा है कि उसे जोड़ करके देखा जाएगा एक स्पेल के रूप में। 6 देखिए, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव में कम्यूट retrospectively periods of absence without leave into एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, ठीक है। अगर आपको कोई छुट्टी नहीं रहती और आप किसी कारणवश absent हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ हो जाती है, या मैं अपने मेडिकल नहीं करा, तो सब कुछ अपॉइंटिंग अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। वो पिछली डेट से ही आपको ये छुट्टी ग्रांट कर सकते हैं और उस पीरियड को रेगुलाइज कर सकते हैं, जो बीच का पीरियड आपका absent में रहा और आपके पास किसी प्रकार की छुट्टी नहीं बची तो, ठीक है। GID देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ डिसीजन हैं। फर्स्ट है लेप्रोसिस इंस्टीट्यूशन है, ये कोई विशेष नहीं है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 है नोटिस ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी ऑन EOL, ठीक है। ये कहते हैं कि EOL अगर आप इस छुट्टी में हैं और कोई रिटायरमेंट लेना चाहता है वॉलेंट्री, तो इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। With the notice period except in the case of as such leave whether on medical ground or on private work cannot be terms as leave standing to the credit of government servant, the matter has been reviewed। देखिए, इसके बारे में आगे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पैरा 3, ये 13th, a government servant giving notice of voluntary retirement may also apply before the expiry of the notice for the leave standing to his credit which may be granted to him to run concurrently with the period of notice। In case a government servant applies for voluntary retirement while already on extraordinary leave other than on medical ground, the notice period need not be instated upon and his request may be accepted with immediate effect provided he is clear from vigilance angle। However, if a government servant while already on extraordinary leave on medical ground applies for voluntary retirement, the notice period if any given by may be accepted and may be allowed to retire after the expiry of notice period subject to vigilance clearance। सीधा सीधा है, ठीक है। नोटिस का जो पीरियड होता है उसके बाद वो रिटायर हो सकता है, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा छुट्टी पे ही अगर वो नोटिस देता है तो मैं रिटायर हो रहा हूँ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स डिसीजन, ये it has been decided in consultation with the government of India that 2 spells of extraordinary leave intervened by a spell of special casual leave should be treated as one spell for purpose of limit prescribed in Rule 14B, ठीक है। ये भी वही है कि स्पेल कंटिन्यू माना जाएगा। अब 33 देखते हैं, लीव टू प्रोबेशनर ए पर्सन ऑन प्रोबेशन एंड एन अप्रेंटिस। फर्स्ट का है, ए प्रोबेशनर शैल बी इंटाइटल्ड टू लीव अंडर दिस रूल्स इफ ही हैड हेल्ड दिस पोस्ट सब्सटेंटिवली अदरवाइज देन ऑन प्रोबेशन, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं, उसको छुट्टी ग्रांट की जा सकती है। और बी कह रहा है, इफ़ फॉर एनी रीजन इट इज़ प्रपोज टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ ए प्रोबेशनर एनी लीव विच मे बी ग्रांटेड टू हिम शैल नॉट एक्सटेंड। अब देखिए, उसकी अगर पोस्ट ही अगर ख़त्म की जाने वाली हो या उसे सर्विसेज अगर ख़त्म की जाने वाली हो तो उसको उसकी छुट्टी अगर ग्रांट भी हो गई है तो उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। पी का 1 देखिए, बियॉन्ड द डेट ऑफ विच द प्रोबेशनरी पीरियड एज ऑलरेडी सैंक्शनड और एक्सटेंडेड एक्सपायर्स, ठीक है। वही है, उसमें कंडीशन दे रखी है कि एक्सपायर होगा, अगर उसके पीरियड एक्सपायर हो गया है छुट्टी का तो उसके बाद उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। सेकेंड है, बियॉन्ड एनी अर्लियर डेट ऑन विच हिज सर्विस आर टर्मिनेटेड बाय द ऑर्डर्स ऑफ एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट हिम। और अगर उसकी छुट्टियों से पहले ही अगर उसकी सर्विसेज ख़त्म की जाएंगी तो ख़त्म कर दी जाएंगी तो उसकी छुट्टी भी ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगी जो उसको ग्रांट की गई होगी।
33 का 2 देखिए, ए पर्सन अपॉइंटेड टू ए पोस्ट ऑन प्रोविजन शैल बी इंटाइटल्ड टू लीव अंडर दीज रूल्स एज ए टेम्परेरी और परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट अकॉर्डिंग एज हिज अपॉइंटमेंट इज अगेंस्ट ए टेम्परेरी और ए परमानेंट पोस्ट। परमानेंट और टेम्परेरी के लिए अंतर बता रखा है इसमें कुछ विशेष नहीं है, दोनों में अंतर है कि परमानेंट को कैसा मिलेगा, परमानेंट को क्या छुट्टियां मिल सकती हैं, उसकी क्या लिमिट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और टेम्परेरी को भी बता चुका हूँ। ठीक है, थर्ड है ए अप्रेंटिस शैल बी इंटाइटल टू, ए 3 का ए है, लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन लीव सैलरी इक्विवेलेंट टू हाफ पे फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इन एनी ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप। अब कोई अप्रेंटिस कर रहा है तो उसको जो स्टाइफंड वगैरह मिलता है तो उसके लिए ये कंडीशंस है कि वो एक महीने की छुट्टी ले सकता है। ठीक है, और उसको लीव सैलरी जो मिलेगी वो उसकी जो अभी तक उसको वेतन मिला है, जो लास्ट वेतन मिला है उसके आधा मिलेगा उसको। ठीक है, और 1 महीने का ही 1 साल में ले सकता है। बी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव अंडर रूल 32, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो अभी हमने पढ़ा था रूल 32 में, आप देख लीजिएगा इसको पीछे करके और उसे अच्छी तरह देख लीजिएगा, वही कंडीशंस इसमें भी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव, द प्रेसिडेंट हैज़ डिसाइडेड दैट द लीव एट द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट as an apprentice under a central civil department should not lapse but may be allowed to be carried forward on his appointment to a post under a central civil department on expiry of the period of apprenticement। ठीक है, अप्रेंटिस वाले की कहीं पर जॉब लग जाती है तो उस पीरियड में, अप्रेंटिस के पीरियड में उसके जो लीव अकाउंट होगा उसमें जो भी छुट्टियां आपकी शेष होंगी वो सब आगे नई जॉब में वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको ये सब पता ही है। ठीक है, SAS अप्रेंटिस है। ठीक है, SS अप्रेंटिस हैं इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट, ये अब मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप अकाउंट्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको SAS अप्रेंटिस के बारे में पता होगा। रूल नंबर 34 है पर्सन रीएम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट, इन द केस ऑफ ए पर्सन रीएम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स शैल अप्लाई एज इफ ही हैड इंटर्ड गवर्नमेंट सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द डेट ऑफ हिज रीएम्प्लॉयमेंट। देखिए, अगर रिटायरमेंट के बाद दोबारा से उसकी सर्विस लगती है तो उसको एक फ्रेश कैंडिडेट के रूप में देखा जाएगा, ना कि उसको ये माना जाएगा कि उसने पहले से बहुत सर्विस करी हुई है। उसके सारे जो रूल्स उसकी सेवा में लगेंगे वो एक फ्रेश कैंडिडेट पे जो जैसे रूल लगते हैं उसी प्रकार से लगेंगे। 35 डिलीटेड है, 36, 37, 38 में आते हैं लीव परपेटी टू रिटायरमेंट। ये पता नहीं, मैंने शायद इसका जिक्र किया था पिछले वीडियोस में। लीव परपेटी टू रिटायरमेंट हालांकि आजकल अब कोई लेता नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप समझ लीजिए कि लास्ट रिटायरमेंट के लास्ट ईयर में अधिकतर लोग इसको लेते थे, पहले कभी लिया करते थे, अब तो काफ़ी टाइम से कोई लेता नहीं है। इसमें ऐसा है कि आप जब भी छुट्टी लेंगे, जैसे मान लीजिए ये 2018 है, 2018 के दिसंबर में कोई पर्सन रिटायर होने वाला है 31 दिसंबर को, तो वो क्या करेगा, उसके पास मेडिकल लीव बची हुई है या लीव इतनी बची हुई, वो चाहता है कि मैं लीव ले लूँ, मेरे पास काफ़ी लीव बची हैं, तो वो लीव परपेटी टू रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता है और वो 6 मंथ की लीव परपेटी टू रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता है। मान लीजिए अभी जून चल रहा है, जुलाई से लेकर जिनमें 6 और 7 मंथ होते हैं उसके लिए अप्लाई करता है। 31 दिसंबर को वो अगर वो होने वाला है, रिटायर होने वाला है 31 दिसंबर, ज़रा ध्यान दीजिएगा बात पे। ठीक है, तो ये जून है, जून मंथ है आपका, तो उसने 1 जुलाई से लीव परपेट टू रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। वो ये कहता है कि मैं 1 जुलाई से अब छुट्टी पे चला जाऊंगा। ठीक है, और छुट्टी कौन सी होगी, लीव परपेट टू रिटायरमेंट। तो अगर उसकी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो इस छुट्टी को सैंक्शन कर देती है, ठीक है, और छुट्टी को सैंक्शन कर देती है, तो वो जो पर्सन होगा वो जून के लास्ट दिन रिलीव होगा, तो उसका रिटायरमेंट डेट तो वही रहेगी, लेकिन उसको अभी से रिटायरमेंट मान लिया जाएगा। उसकी सर्विस पूरी उतनी ही मानी जाएगी कि 31 दिसंबर तक उसने सर्विस करी। ठीक है, उसको बाकी सारे चीज़ें जो भी उसे वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, वो सब उसको मिलेंगे, लेकिन जो उसको रिटायरमेंट माना जाएगा उसको ये मान लिया जाएगा कि उसने रिटायर ले लिया है और वो अब नहीं आएंगे। आप
इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि उसको अब आने की ही ज़रूरत नहीं है। वो अगर जून के लास्ट दिन में अगर रिलीव हो गए हैं तो अब उनको 31 दिसंबर को दोबारा रिलीव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो तब तक छुट्टी पे रहेंगे, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की एक छुट्टी होती है, पता नहीं इसे अब तो लोग लेते नहीं, क्योंकि इनकेसमेंट हो जाता है अब 300 डेज तक का, तो लोग अपनी छुट्टियां बचा लेते हैं, कोई नहीं जाना चाहता। 38 का 1 देखिए, ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी परमिटेड बाय द अथॉरिटी competent टू ग्रांट लीव टू टेक लीव प्रॉपर्टी टू रिटायरमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ अर्न लीव ड्यू नॉट एक्सीडिंग 300 days together with half pay leave due subject to the condition that such leave extends up to and include the date of retirement, ठीक है। वही है डेट ऑफ रिटायरमेंट तक ले, नोट देख लीजिए। अब मैं बता चुका हूँ ये क्या है, 300 डेज तक मैक्सिमम ले सकते हैं। नोट है, द लीव ग्रांटेड एज लीव प्रॉपर्टी टू रिटायरमेंट शेल नॉट इंक्लूड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, ठीक है। हाँ, इस पे एक चीज़ और ध्यान देना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इसमें इंक्लूड नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, 2 है इसका, 38 का 2 ए है, 38 का 2 का ए, वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट who is on foreign service in or under any local authority or a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by government or by body controlled or financed by the government hereafter referred to as a local body applies for leave perpetual retirement, the decision to grant or refuse such leave shall be taken by foreign employer with the concurrence of the lending authority अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको जिक्र कर चुका हूँ कि फ़ॉरेन सर्विस होती क्या है, ठीक है। ये बार बार बताने वाली बात नहीं है। फ़ॉरेन सर्विस क्या होती है आप समझ सकते हैं, फ़ॉरेन सर्विस क्या होती है। तो उस पर ये देगा, अगर वो कोई आप किसी अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से कहीं और फ़ॉरेन सर्विस में डेप्यूट हो गए हैं, ठीक है, और वहीं से रिटायरमेंट आपका होने वाला है, तो आपके जो पेरेंट होगा या जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी, गवर्नमेंट होगी, डिपार्टमेंट होगा, तो उसके कंसर्न से सैंक्शन वही करेगा, फॉरेन एम्प्लॉयर ही करेगा, फॉरेन सर्विस का एम्प्लॉयर जो जिसने आपको सेवा में रखा है वही करेगा, लेकिन थोड़ा उससे सलाह लेगा जो आपकी पेरेंट डिपार्टमेंट होगा उससे। बी कह रहा है, द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन फॉरेन सर्विस शैल आल्सो बी अलाउड टू इन केस earn leave at his credit on the date of retirement in the manner provided in sub rule 2 of rule 39। देखिए रूल 39 में हम अभी जाने वाले हैं, बहुत बड़ा है रूल 39, उसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको वही है जैसे इनकेसमेंट अभी मिलता है जैसे ऑर्डिनरी सारे डिपार्टमेंट्स में, तो उसी प्रकार से वहाँ पर भी उसको इनकेसमेंट मिल जाएगा जितनी उसकी लीव्स वहाँ बची होंगी। सब रूल 3 देखिए, वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ ऑन फॉरेन सर्विस इन और अंडर ए लोकल बॉडी other than the one mentioned in clause A of subrule 2, leave preparatory to retirement shall be admissible to him only when he quits duty under the foreign employer, ठीक है। इसमें भी वही है, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि क्लाउज ए ऑफ सबरूल 2 का ए आप ऊपर देखिए, उसमें ये लिख रखा है कि अगर इसमें जो फॉरेन बॉडी है जो है, अगर उसमें कहीं पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, ठीक है, या फाइनेंस गवर्नमेंट करती है, तो उसमें तो गवर्नमेंट जो भी फाइनेंस कर रही है, जो डिपार्टमेंट उसका लैंडिंग डिपार्टमेंट है, उससे उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये है सब रूल 3 में ये है कि इसके अलावा 2 के ए के अलावा आप समझ सकते हैं, ठीक है, जो फाइनेंस कर रही है, कंट्रोल कर रही है, अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो लीव प्रॉपर्टी टू रिटायरमेंट उसको तभी एडमिसिबल होगी, तभी मिलेगी जब वो वहीं से ड्यूटी को क्विट करता है, फॉरेन एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस से ही ड्यूटी या रिटायर होता है, तो ठीक है ऐसा है। अब देखिए उसके नीचे लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यू इन सर्विस अंडर सच फॉरेन एम्प्लॉयर, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ कैश पेमेंट इन लीव ऑफ लीव अंडर रूल 39, ठीक है।
अब इसमें ये भी लिखा है यद्यपि, प्रोवाइडेड का मतलब यद्यपि है, अगर सर्वेंट वहीं सर्विस कंटिन्यू करता है, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होगा कैश पेमेंट के लिए। रूल 39 में जो भी लिख रखा है कैश पेमेंट का है, लीव सैलरी का, लीव जो इनकेसमेंट का होता है, ठीक है। 39 में देखेंगे, 39 में लिख रखा है इसके बारे में। अब ये 38 का ए है, इनकेसमेंट ऑफ ऑन लीव अलॉन्ग विथ लीव ट्रेवल कंसेशन वाइल इन सर्विस। फर्स्ट है इसका 38 के ए का सब रूल 1 है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट में बी परमिटेड टू इनकेस ऑन लीव अप टू 10 days एट द टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन वाइल इन सर्विस। ये LTC तो आप सबको पता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है सर्विस में, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं किताबों के अंदर, ठीक है, काश वो बाहर भी आ पाती। और फ्रिक्वेंटली इतना लड़ाई लड़नी पड़ती है ये किताबों के अंदर की चीज़ें बाहर लाने के लिए, जो खासकर हमारे फ़ायदे की होती है। LTC सबको पता है, और ये भी पता है कि 10 days का लीव इनकेसमेंट मिलता है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि पूरे सर्विस पीरियड में 60 days का 6 ही बार आप ये इनकेसमेंट कर सकते हैं, बस यही रूल कह रहा है। बस द कंडीशन दैट, ये कंडीशन दे दी है इसने, देखिए सब रूल 1 का ए देखते हैं, ये बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 30 days ऑफ अर्न लीव इज अवेलेबल टू हिज क्रेडिट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द पीरियड ऑफ इनकेसमेंट एज वेल एज लीव बीइंग अवेल्ड ऑफ, ठीक है। मुझे इसके सब रूल A1 के ए का थोड़ा सा डाउट है, मैं इसको क्लियर करूँगा कि इसमें जो 30 days की जो शर्त रखी गई है बैलेंस होना चाहिए, वो शायद अभी हटा दिए या कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। मैं आपको अभी ये देख लीजिए कि इस बुक में तो लिखा ही हुआ है, मैं आपको आगे बताऊँगा कि ये ऐसा है या नहीं है करके। बुक के हिसाब से 30 days की अर्न लीव आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाकर आप 10 days का आप ले सकते हैं इनकेसमेंट, ठीक है। और बी वही जो मैं आपको बता रहा था, 60 days तक ले सकते हैं इंटायर कैरियर में, ठीक है। हाँ 2 देखिए सब रूल का 2, 38 ए का सब रूल 2, द कैश एक्विवेलेंट फॉर इनकेसमेंट ऑफ लीव अंडर सब रूल 1 शैल बी कैलकुलेटेड एज फेलो। तो कैलकुलेशन दे रखी है, कैश एक्विवेलेंट है, पे एडमिशन डेट ऑफ बिलिंग, जो भी आपको कंसेशन पे प्लस DA बट्टे 30/30 इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ ऑन लीव बीइंग इनकेस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 10 days, ठीक है। 10 days है, आप समझ सकते हैं, सीधे सीधे ही, इसको बताने की ज़रूरत है। पे प्लस DA उसको आप 30 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे, उतना आपको इनकेसमेंट मिल जाएगा ऑन लीव का, ठीक है। और थर्ड सब रूल थर्ड है, नो हाउस रेंट अलाउंसेज शैल बी इंक्लूडेड इन द कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेटेड। हाउस रेंट अलाउंसेज नहीं इंक्लूड होगा इसमें, चलो ये तो दे ही रखा है उसने रूल में। 4 देखते हैं, द पीरियड ऑफ अर्न लीव इनकेस शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द क्वांटम ऑफ लीव that can normally be encased by the government servant under rules 6, 39, 30A, 39 का A, 39 का B, 39C, 39D, ठीक है। इसको दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। 4 कहता है द पीरियड ऑफ अर्न लीव इनकेस्ड शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द क्वांटम ऑफ लीव दैट कैन नॉर्मली बी इनकेस्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर, ठीक है। ये डिडक्ट नहीं की जाएगी, ठीक है, उसके संख्याओं में से डिडक्ट नहीं की जाएगी। अब इसको आप देख लेंगे कौन सी संख्या है, ठीक है, और जो इनकेस वो किया जाता है उसमें से जो इनकेसमेंट किया जाएगा, जितनी अर्न लीव होगी उसमें से डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और वो लेकिन वो कंडीशंस क्या है वो आगे रूल में आएगा, 39 का A, 39 का B, 39C, 39D, ठीक है। 5 देखिए, इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट फेल्स टू अवेल द LTC within the time prescribed under the Central Civil Services Leave Travel Concession Rule 1988, he shall be required to refund the entire amount of leave so in case along with interest at the rate of 2% above the rate of interest allowed by the government as applicable to provident fund balances and shall also be entitled for credit back of leave so debit, ठीक। सीधी सी बात है, आपने भैया इनकेसमेंट ले लिया है लेकिन आपने जर्नी नहीं करी है, तो आपको जो इनकेसमेंट लिया है पैसा वो 2% के ब्याज के साथ वापस लौटाना पड़ेगा, और आपके जो 10 दिन इनकेसमेंट में कटे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। आगे GID देखते हैं। फर्स्ट लिख रहा है इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव अलॉन्ग विथ लीव ट्रेवल कंसेशन, ये इसमें देखते हैं।
इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट आर परमिटेड टू इनकेस अर्न लीव अप टू 10 days एट द टाइम ऑफ अवेलिंग लीव सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट at least an equivalent duration is also availed of by the government servants. Simultaneously the department has been receiving a number of responses. ठीक है, तो अब इसमें लिख रखा है कैजुअल लीव में जो एक्चुअली क्या होता है, एलटीसी जाने के लिए अर्न लीव ग्रांट करवाते हैं अधिकतर लोग, सभी कराते हैं अधिकतर। ठीक है, तो लेकिन अब भैया जो कम समय के लिए जा रहा है वो 3-4 दिन की कैजुअली लेकर के अगर घूमना चाहे तो उसमें इसमें क्लैरिफिकेशन दिया है। ठीक है, ये कहते हैं कि द मैटर हैज़ बीन एग्जाम्ड इन द डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस and it has now been decided to permit government servant encashment of earned leave up to 10 days at the time of availing LTC without any linkage to the number of days and the nature of leave availed while proceeding on LTC। ठीक है, अच्छा, तो ये कह रहा है। ठीक है, तो वो जो शर्त थी एक्चुअली वो वही होगी जो 30 डेज़ आपका बैलेंस होना चाहिए। ये बस ये कह रहा है कि आपको जो पहले अर्न लीव ग्रांट भी करानी पड़ती थी उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई नंबर ज़रूरी नहीं है कितने दिन की आप ग्रांट करवाओ घूमने के लिए। ठीक है, चाहे वो कैजुअल हो, चाहे अर्न लीव हो, चाहे 1 दिन की हो, चाहे 10 दिन की हो। ठीक है, उससे कोई लिंक नहीं है, आपको 10 डेज़ का अर्न लीव का इनकेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, आगे 2 देखिए, क्लैरिफिकेशन है, इसको आप देख लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन में फर्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई गवर्न बाय CCS रूल हु आर इंटाइटल्ड टू LTC बट ऑप्ट फॉर फैसिलिटी ऑफ LTC प्रोवाइडेड। ठीक है, देखिए कुछ बॉडीज़ ऐसी होती है, कॉरपोरेशन बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, और जैसे रेलवे के होते हैं उनको रेलवे का पास फ्री मिला होता है, तो उनके लिए कुछ चीज़ों के लिए कहा जा रहा है कि इन केसेस में किया जाए। पहले तो आप तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका जो मेन है फंडा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है आर एंटाइटल्ड टू लीव इनकेसमेंट वाइल LTC ऑफ दियर स्पाउस पासेस कंसर्न टिकट ऑफ दियर स्पाउस फॉर फ्रेंड twice in a 4 block होगी। ठीक है, नॉट ऑन अकाउंट दियर, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए जल्दी जाने के चक्कर में। In this guide, it is clarified that central government employees governed by CCS Rule 1972 who are entitled to LTC but opt for the facility of LTC provided to their spouse employed in PSUs, corporation, autonomous body, etc. And the second है central government employees governed by CCS Rule 1972 who are otherwise not entitled LTC on account of their spouse being employed in Indian Railway National who are entitled to previous class ticket are entitled to leave encashment while availing the LTC फैसिलिटी ऑफ द spouse। ठीक है, बस ठीक है, लीव इनकेसमेंट के लिए इंटाइटल हैं लेकिन उनको बाकी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अभी इतना ही करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर में अगले वीडियो में दोबारा आता हूँ आपके पास। बाय।